तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप सभी को पता है हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक, है ना। अभी तक जो है मैंने आप सभी को आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल ये 3 टॉपिक जो है मैंने पढ़ा दिया है पूरा कंप्लीट। तो एक बार जो है हम रिवाइज़ करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप सभी को पता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक जब आप पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ, इसमें जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को जो है 4 प्रकरण में विभाजित किया है, ठीक है। और भक्ति काल को जो है 6 प्रकरण में विभाजित किया है और रीति काल को जो है 3 प्रकरण में विभाजित किया है, ठीक है। तो अभी तक जो है मैंने सभी पढ़ा दिया है, यानी आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल तीनों टॉपिक पढ़ा दिया है, ठीक है। अब जो है आज की जो हमारी क्लास है वो है आधुनिक काल पे, ठीक है। आधुनिक काल आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आधुनिक काल जब हम पढ़ेंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है आधुनिक काल को गद्य खंड और काव्य खंड, ठीक है, गद्य खंड और काव्य खंड में जो है इसको बांटा है, ठीक है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को जो है गद्य खंड और काव्य खंड में जो है विभाजित किया है। लेकिन आज की क्लास में जो है मैं सिर्फ गद्य खंड की बात करूँगी, ठीक है, क्योंकि बुक के हिसाब से ही हम चलेंगे, जो बुक में दिया है उसी के हिसाब से मैं चल रही हूँ, ठीक है। तो बुक में आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो है गद्य खंड दिया है, उसके बाद जो है काव्य खंड है, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप काव्य को पहले पढ़िए गद्य को पहले पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं जो है गद्य से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गद्य खंड को, ठीक है। तो यहाँ काव्य को जो है हम हटा देंगे, ठीक है, काव्य को हम बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, आप लोगों को जो है बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अभी तक जो है जितना भी हमने टॉपिक पढ़ा, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, सभी में जो है प्रकरण जो विभाजित किया है शुक्ल जी ने वो बहुत अच्छे से हमें जो है समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे आधुनिक काल में जो है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं स्टूडेंट उनको जो है दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जो न्यू स्टूडेंट हैं, अगर पहली बार एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, तो आधुनिक काल जब पढ़ेंगे शुक्ल की पुस्तक में तो उनको जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है समझने में होगी। लेकिन मैं आपको जो है पूरी तरीके से आज की क्लास में समझाने की कोशिश करूँगी। विभाजन, ठीक है, आधुनिक काल को जो है गद्य खंड को कैसे विभाजित किया है, कि कौन कौन से प्रकरण हैं, इसमें कितने प्रकरण हैं, क्या नाम दिया है, किस प्रकरण का जो है क्या नाम है, ये सब हम जानते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपको जो है कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इसके लिए आप लोग जो है निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। धैर्य के साथ जो है क्लास में बने रहिएगा। क्लास जो है लंबी हो सकती है थोड़ी, ठीक है। चलिए पहले जो है हम जो है विभाजन जो है देख लेते हैं, उसके बाद जो है अपनी क्लास की ओर हम बढ़ेंगे, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले जो है आधुनिक गद्य खंड की हम बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है इसका समय माना है संवत में 1900 से लेकर 1980 तक, ठीक है, संवत में है, ध्यान रखिएगा। ईस्वी में आप जो है इसको 57 आप माइनस करेंगे तो ईस्वी में आपका जो है 1843 जो है निकल के आएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है गद्य खंड का जो समय माना है, आधुनिक काल गद्य खंड का जो समय माना है वो 1843 से माना है, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है समय, आप ध्यान रखिएगा ईस्वी में, ठीक है। ईस्वी और सन में जो है कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को, बहुत आसान है, ठीक है। संवत में पूछे तो आप 57 प्लस कर दीजिए और ईस्वी में पूछे तो आप 57 जो है माइनस कर दीजिए, ठीक है, निकल आएगा। लेकिन आप ये मत सोचना कि ईस्वी से हम जो है भली बात परिचित हैं तो ईस्वी हमें जल्दी से याद हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब जो है शुरुआत हो चुकी है संवत में पूछने की, ठीक है। अब जो है संवत में भी अब क्वेश्चन आने लगे हैं, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल के पूर्व गद्य की अवस्था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आधुनिक काल के पूर्व गद्य की अवस्था। इसमें जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 2 प्रकरण माना है, ठीक है। प्रकरण 1 सामान्य परिचय और गद्य की अवस्था, प्रकरण 2 गद्य साहित्य का आविर्भाव, ठीक है। प्रकरण 1 सामान्य परिचय जब हम पढ़ेंगे गद्य की अवस्था, तो इसमें जो है ब्रज भाषा और खड़ी बोली के बारे में जो है बताया है, ठीक है। ब्रज भाषा में जो है आप जब पढ़ेंगे तो इसमें गोरखपंथी ग्रंथों की जो भाषा का स्वरूप था उसको बताया है,
कृष्ण भक्ति शाखा के पद्य ग्रंथों की भाषा क्या थी उसको बताया है। नाभादास के ग्रंथों के बारे में बताया है। ये सभी बातों को बताते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, यानी जो जो रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी गई हैं उनके बारे में बात करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं खड़ी बोली की तरफ। ठीक है, खड़ी बोली में आप आएंगे तो यहाँ पे जो है फारसी मिश्रित खड़ी बोली के बारे में बात होती है, यानी रेख्ता में जो शायरी लिखी जाती थी उसके बारे में बात होती है। उर्दू साहित्य का आरंभ कब से होता है, खड़ी बोली का जो है स्वाभाविक देसी रूप का प्रसार कहाँ से होता है। ठीक है, इसमें जो है बात करते हैं ईशा अल्लाह खां की, मुंशी सदा सुखलाल की, लल्लू लाल की और लल्लू लाल की, इन सभी जो है लेखकों के बारे में बात करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, ब्रजभाषा और खड़ी बोली के बारे में। ठीक है, तो इसको हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को। उसके बाद जो है आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन, इसका जो समय माना है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो है प्रथम उत्थान नाम दिया है। ठीक है, आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन जब यहाँ पे नाम आता है तो इसको जो है प्रथम उत्थान, इसको नहीं भी याद करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान जो है नाम दिया है गद्य खंड में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, तो प्रथम उत्थान का जो है समय माना है संवत 1925 से 1950। ठीक है, अब ईस्वी में जो है मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ईस्वी में 1868 से 1893 ईस्वी। ठीक है, अब प्रथम उत्थान में जो है 3 प्रकरण हैं। ठीक है, 3 प्रकरण हम पढ़ेंगे। पहले प्रकरण का नाम है गद्य का प्रवर्तन सामान्य परिचय, प्रकरण 2 गद्य का प्रवर्तन, प्रकरण 3 गद्य साहित्य का प्रसार। ठीक है, ये 3 प्रकरण हैं। प्रकरण का नाम आप ध्यान रखिएगा, कोई भी आपसे अगर बोलता है प्रकरण याद नहीं करना तो बहुत गलत बात है। प्रकरण जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रकरण से प्रश्न आते हैं, पूछा जा सकता है। ठीक है, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है प्रथम उत्थान में जो है कितने प्रकरण माने हैं, तो 3 प्रकरण। ठीक है, अब तीसरे प्रकरण का नाम भी यहाँ पूछ सकता है, दूसरे का भी पूछ सकता है, किसी का भी पूछ सकता है। ठीक है, समय भी पूछ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखेंगे द्वितीय उत्थान संवत 1950 से 75। ठीक है, ईस्वी में देखेंगे तो 1893 से 1918। ठीक है, 1918। इसमें जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 2 प्रकरण माना है। ठीक है, अब प्रकरण 4 की बात की है और प्रकरण 5 की। ठीक है, प्रकरण 4 का नाम इन्होंने दिया है गद्य साहित्य का निर्माण और प्रकरण 5 का नाम दिया है गद्य साहित्य की वर्तमान गति। ठीक है, उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो तृतीय उत्थान में जो है प्रकरण नहीं दिया है, सिर्फ समय दिया है 1918 ईस्वी से अब तक। ठीक है, और सामान्य परिचय ये ईस्वी में है, यहाँ पे मैंने ईस्वी में ही यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, संवत में आप देखेंगे तो 1975 आएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से बताने की कोशिश करती हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आधुनिक काल के पूर्व गद्य की अवस्था यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है 2 प्रकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। उसके बाद आगे आते हैं तो प्रथम उत्थान की बात करते हैं। ठीक है, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान। ठीक है, सिंपल भाषा में समझा रही हूँ आपको। तो प्रथम उत्थान में जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 3 प्रकरण माना है, 3। ठीक है, उसके बाद जो है द्वितीय उत्थान में आते हैं तो प्रकरण 4 और प्रकरण 5 की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान के अंतर्गत जो है आधुनिक गद्य खंड है ना, आधुनिक गद्य खंड द्वितीय उत्थान के अंतर्गत जो है किस प्रकरण को माना है, तो प्रकरण 4 गद्य साहित्य का निर्माण और प्रकरण 5 गद्य साहित्य की वर्तमान गति। ओके, और प्रकरण 3 में जो है तृतीय उत्थान में जो है कोई प्रकरण नहीं है। ठीक है ना, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आशा करती हूँ आपको जो है समझ में आया होगा। ठीक है, अब जो है काव्य खंड की बात करें तो सेम टू सेम जो है काव्य खंड का भी ऐसे ही है। जब मैं काव्य खंड पे चलूँगी तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँगी। ठीक है ना, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। समय जो है यहाँ पे दिया गया है, मैंने ईस्वी में और संवत में दोनों बताया है, तो ध्यान रखिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा अलग अलग से। ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, माइंड में सिर्फ एक बात रखिएगा, 57 माइनस करना है ईस्वी में पूछे तो। ठीक है, चलिए ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं सिर्फ जो है यहाँ पे अभी गद्य खंड की बात कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आज हम पढ़ रहे हैं आधुनिक काल के पूर्व गद्य की अवस्था, ब्रज और खड़ी बोली। ठीक है, प्रकरण 1 सामान्य परिचय गद्य की अवस्था। ठीक है, प्रकरण 1 को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए
यहाँ से जो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं बुक का ही पेज है बिल्कुल। आधुनिक काल, समय देखिए यहाँ पे समय जो है 1900 से लेकर 1980, ठीक है। गद्य खंड प्रकरण 1 सामान्य परिचय गद्य का विकास, सामान्य परिचय गद्य का विकास। अब इन्होंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है ना आधुनिक काल के पूर्व गद्य की अवस्था, जिसमें जो है ब्रजभाषा और खड़ी बोली हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि आधुनिक काल के पूर्व हिंदी का अस्तित्व किस परिमाण, है ना, परिमाण और किस रूप में था, संक्षेप में जो है इसका विचार कर लेना चाहिए, ठीक है। कहते हैं कि आधुनिक काल के पूर्व जो है हिंदी के अस्तित्व और उसका परिणाम जो है क्या था, किस रूप में था, इसका जो है हमें संक्षेप में विचार कर लेना चाहिए, तब जो है हम आगे बढ़ेंगे, ये कहते हैं, ठीक है। आगे कहते हैं कि अब तक साहित्य की भाषा ब्रज भाषा ही रही, ठीक है, ब्रज भाषा ही रही, जैसे कि हम लोग रीतिकाल में हमने पढ़ा है ना। आगे कहते हैं इसे सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि इसे सूचित करने की आवश्यकता नहीं, अतः गद्य की पुरानी रचना जो थोड़ी सी मिलती है वो ब्रजभाषा में ही, वो जो है ब्रजभाषा में, एक मिनट रुकिए, वह ब्रजभाषा ही में, यहाँ पे ना कुछ जो शब्द है ना वो थोड़ा अलग प्रिंट है, मुझे लग रहा है पढ़ने में कहीं कहीं प्रॉब्लम आ जाती है ना। कहते हैं कि अतः गद्य की पुरानी रचना जो थोड़ी सी मिलती है वह ब्रजभाषा में ही है, यह होना चाहिए में है, ठीक है ना, तो ही में लिख दिया है, ठीक है। आगे देखेंगे हिंदी पुस्तकों की खोज में हठ योग, ठीक है, हठ योग, ब्रह्म ज्ञान आदि से संबंध रखने वाले कई गोरखपंथी मिले, जिनका निर्माण काल जो है संबत 1407। इसको लिखना नहीं है, समझते हुए चलिए, हम बस परिचय दिया हुआ है थोड़ा सा, इसको हम पढ़ लेते हैं क्योंकि स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग से ही पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। संवत जो है कब से माना है, संवत 1407 के आसपास माना है, किसका, गोरखपंथी का समय जो है यहाँ पे मिला है, ठीक है। आगे कहते हैं किसी किसी पुस्तक में जो है निर्माण काल दिया हुआ है, इस पुस्तक एक पुस्तक गद्य में भी है जिसका लिखने वाला पूछीबा कहीबा आदि प्रयोगों के कारण राजपुताने का जो है निवासी जान पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ इसको हम छोड़ देंगे, थोड़ा बहुत जो है परिचय यहाँ पे दिए हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं पढ़ना ब्रजभाषा गद्य, ठीक है। ब्रजभाषा गद्य में हम जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले नाम जो है विट्ठलनाथ का दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इनके बारे में कहते हैं कि विट्ठलनाथ, इसके उपरांत फिर हमें भक्ति काल में कृष्ण भक्ति शाखा के भीतर गद्य ग्रंथ मिलते हैं, ठीक है। कहते हैं कि हमें जो है भक्ति काल में कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत जो है गद्य ग्रंथ मिलते हैं। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विट्ठलनाथ जी ने श्रृंगार रस मंडन नामक जो है एक ग्रंथ ब्रजभाषा में लिखा, ठीक है। उनकी भाषा का स्वरूप यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे उनकी जो भाषा थी विट्ठलनाथ की, रस मंडन, ठीक है, श्रृंगार रस मंडन जो इनकी रचना है उसकी भाषा क्या थी वो यहाँ पे दिया गया है। तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये थोड़ी थोड़ी जानकारी है, इसको हम जानते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। आगे कहते हैं इनके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। कहते हैं यह गद्य अपरिमार्जित और जो है अव्यवस्थित है, पर इसके पीछे दो और सांप्रदायिक ग्रंथ लिखे गए हैं जो बड़े भी हैं और जिनकी भाषा भी व्यवस्थित और चलती है। वो कौन सी है, आगे देखिए। वल्लभ संप्रदाय में इनका अच्छा प्रसार है, इनके नाम है 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता। किसके ग्रंथ है 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता, है ना। वल्लभाचार्य के पुत्र कौन थे, तो विट्ठलनाथ, और विट्ठलनाथ के पुत्र कौन थे, गोकुलनाथ जी, है ना। तो उन्हीं का जो है ये ग्रंथ है 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता, है ना। आगे देखिए, आगे कहते हैं कि इनमें से प्रथम आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी के पौत्र और गोसाई विट्ठलनाथ के पुत्र गोसाई गोकुलनाथ जी का जो है लिखा हुआ कहा जाता है, ठीक है। आगे कहते हैं पर गोकुलनाथ जी के किसी शिष्य की लिखी जान पड़ती है, क्योंकि इसमें गोकुलनाथ जी का कई जगह बड़े भक्ति भाव से उल्लेख है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो कह रहे हैं ये रचना जो है जो ये रचना है जो 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता, ठीक है। इस रचना को शुक्ल जी कह रहे हैं कि ये जो है गोकुलनाथ, ठीक है, गोकुलनाथ के किसी शिष्य का जो है लिखा हुआ जान पड़ता है, कोई भक्त जो है लिखा है इनके हिसाब से। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप पुस्तक ये पढ़ रहे हैं तो अगर पूछा जाए
84 वैष्णव की वार्ता, 200 वैष्णव की वार्ता। आप ध्यान रखिएगा गोकुलनाथ का ही है, आपको आंसर गोकुलनाथ ही लगाना है, ठीक है। इनके बातों में जाइएगा आप लोग, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे मैं कह रही हूँ, है ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, दोनों जो है गोकुलनाथ का ही है, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा पेपर में आप लोगों का क्वेश्चन, है ना। आगे देखिए, आगे कहते हैं कि इनमें वैष्णव भक्तों और आचार्यों जी की महिमा प्रकट करने वाले कथाएं लिखी गई हैं। किसमें? 200 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता में, ठीक है। आगे कहते हैं इसका रचना काल विक्रम की 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए, बहुत कठिन क्वेश्चन बनेगा, वैसे तो पूछा नहीं जा सकता ऐसे प्रश्न, लेकिन आजकल भरोसा नहीं है, तो ध्यान रखिएगा 84 वैष्णव की वार्ता, 200 वैष्णव की वार्ता की रचना काल अगर पूछा जाए तो विक्रम की 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। इनके अनुसार पूछा जाए तो आपको यही बताना है, ठीक है। 200 वैष्णव की वार्ता तो और भी पीछे औरंगजेब के समय में लिखी गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सिर्फ 84 वैष्णव की वार्ता के बारे में यहाँ पे बात हुई है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना है, ठीक है। और 200 वैष्णव की वार्ता के बारे में ये बात कर रहे हैं कि 200 वैष्णव की वार्ता जो ग्रंथ है वो और पीछे जो है जान पड़ता है, औरंगजेब के समय, ठीक है, औरंगजेब के समय में जो है लिखा जान पड़ता है, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखते हैं औरंगजेब का समय क्या था, कोई बताएगा? औरंगजेब का समय क्या था? आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से बताइए, ठीक है, अगर पता हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे कहते हैं कि इन वार्ताओं की कथाएं बोलचाल की ब्रज भाषा में लिखी गई हैं, जिसमें कहीं कहीं बहुत प्रचलित अरबी फारसी शब्द भी निसंकोच रखे गए हैं। यानी ये जो रचनाएं हैं 200 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता, इसमें जो कहते हैं इनकी जो कथाएं हैं वो बोलचाल की ब्रज भाषा में लिखी गई है, ठीक है, जिसमें कहीं कहीं बहुत प्रचलित अरबी और फारसी शब्द भी निसंकोच रखे गए हैं। साहित्यिक निपुणता या चमत्कार की दृष्टि से ये कथाएं नहीं लिखी गई हैं। यानी जो है ये रचनाएं जो हैं साहित्यिक की दृष्टि से, निपुणता की दृष्टि से या चमत्कार की दृष्टि से नहीं लिखा गया है, ठीक है। ये कुछ उदाहरण जो है दिए गए हैं 84 वैष्णव की वार्ता ग्रंथ से, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे हम आते हैं दूसरे ब्रजभाषा कवि नाभादास, ठीक है। नाभादास के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे शुक्ल जी कहते हैं कि इन्होंने भी संवत 1660 के आसपास अष्टयाम नामक एक पुस्तक ब्रजभाषा में लिखी है, ठीक है। हम ब्रजभाषा में पढ़ रहे हैं ना शुक्ल जी के अनुसार, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नाभाजी की कौन सी रचना है, अष्टयाम, किसमें है तो ब्रजभाषा में है, ठीक है ना, ब्रजभाषा में लिखी गई है, जिसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है। यानी अष्टयाम ही 8 पहर, भगवान राम की जो दिनचर्या है 8 पहर का जो वर्णन है इस अष्टयाम में जो है दिया गया है नाभादास जी के द्वारा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। नाभादास की रचना अष्टयाम सबको पता है, बहुत बार पूछा गया है, तो जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है वैसे भी रट जाता है सबको, ठीक है। लेकिन अब जो है थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है, अब जो है रचनाओं के अंदर से जो है पूछा जा रहा है, विशेषताएं पूछी जा रही हैं, उस रचना की प्रवृत्तियाँ क्या थी, है ना, तमाम सारी बातें पूछी जा रही हैं। तो आप ध्यान रखिएगा अष्टयाम में जो है भगवान राम के दिनचर्या का वर्णन है, या 8 पहर का जो है वर्णन है, ठीक है। 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, ठीक है, यानी एक पहर में 3 घंटा ऐसे, ठीक है। आगे देखिए भाषा इस ढंग की है, यहाँ पे जो है भाषा किस ढंग की है ये दिया गया है, तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बाकी ठीक है ना, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैम ये छोड़ दे रही हैं तो महत्वपूर्ण है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर होता तो मैं ज़रूर आपको बताती। बाकी आप लोग पढ़ना चाहते हैं अपनी जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए, तो आप लोग जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरे कवि है वैकुंठमणि शुक्ल संवत 1680 के लगभग जो है वैकुंठमणि शुक्ल ने, जो ओरछा के महाराज जसवंत सिंह के यहाँ थे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कौन से कवि जो है कहाँ पे रहते थे, किसके शरण में, किसके यहाँ राज दरबार में, वो बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। तो वैकुंठमणि शुक्ल जो है ये जो है महाराज जसवंत सिंह के यहाँ रहते थे, ठीक है। ब्रजभाषा गद्य में जो इनकी रचना है अगहन महात्म और वैशाख महात्म, बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, ठीक है। ब्रजभाषा में है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगहन महात्म
और वैशाख महात्म, दोनों रचनाएं जो हैं वैकुंठमणि शुक्ल की हैं। ठीक है, नाम की जो है 2 छोटी छोटी पुस्तकें लिखी। द्वितीय के संबंध में वे लिखते हैं। ठीक है, द्वितीय के संबंध में जो है लिखते हैं, यानी वैशाख महात्म के समय के बारे में जो है यहाँ पे लिखते हैं कि सब वेद तन की कृपा ते वैकुंठ मणि सुकुल श्री महाराणा चंद्रावली। इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा वैकुंठ मणि शुक्ल, समय जो है 1680। ठीक है, और रचनाएं जो है अगहन महात्म और वैशाख महात्म। और किसके यहाँ रहते थे, राज दरबार में कहाँ रहते थे, तो महाराज जसवंत सिंह के यहाँ जो है रहते थे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, आगे इनकी जो है ब्रज भाषा गद्य में लिखा एक और पुस्तक मिलता है, नासकेतोपाख्यान। ठीक है, मिला है, जिसमें जो है कर्ता का नाम ज्ञात नहीं है। एक मिनट रुकिए, हाँ, जिसमें जो है कर्ता का नाम जो है ज्ञात नहीं है। समय जो यहाँ पे दिया गया है संवत में 1660 के उपरांत जो है यहाँ माना गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगले कवि हैं सूरत मिश्र। ठीक है, सूरत मिश्र, इन्होंने संवत 1667, ठीक है, 1667 में संस्कृत से कथा लेकर बैताल पचीसी जो है लिखा है, जिसको आगे चलकर लल्लू लाल ने खड़ी बोली हिंदुस्तानी में किया। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, बैताल पचीसी ग्रंथ जो है ना, इसको लेके लल्लू लाल में और सूरत मिश्र में जो है बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी क्वेश्चन आए बैताल पचीसी किसकी रचना है, सिर्फ डायरेक्ट ये पूछे कि किसकी रचना है। ठीक है, तो ये दोनों का नाम नहीं देगा, सूरत मिश्र और लल्लू लाल दोनों का नाम वहाँ पे नहीं देगा, देता है तो गलत बात है। ठीक है, या तो लल्लू लाल जी रहेंगे या तो सूरत मिश्र रहेंगे। ठीक है, और अगर इन दोनों लोगों का नाम दे के पूछता है तो ज़रूर पूछेगा कि संस्कृत कथा से लिया गया बैताल पचीसी जो है किसकी रचना है, तो सूरत मिश्र हो जाएंगे। और अगर पूछता है कि बैताल पचीसी का जो है अनुवाद हिंदुस्तानी खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया, तो लल्लू लाल ने किया था। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। तो 3-4 बातें हैं इसके बारे में, इस रचना के बारे में, तो आप लोग जो है दिमाग में बिठा लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए। ठीक है, लल्लू लाल ने जो है बैताल पचीसी का जो है खड़ी बोली हिंदुस्तानी में जो है अनुवाद किया था। जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह की आज्ञा से लाला हीरा लाल ने संवत 1852, ठीक है, ये जो लिखा गया ना ये 5 है। ठीक है, हिंदी में है 5, इसको मैं बार बार 4 समझ लेती हूँ, 4 समझ लेती हूँ। ठीक है, जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ तो मैं थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 1852 लिखा है। संवत 1852 में आईने अकबरी की भाषा वचनिका नाम से जो है एक बड़ी पुस्तक लिखी। ठीक है, लाला हीरा लाल की जो रचना है आईने अकबरी। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं कि इस प्रकार ब्रज भाषा गद्य की कुछ पुस्तकें जो है इधर उधर पाई जाती हैं। ठीक है, जितनी अभी हमने बात करी इसके बारे, इन सभी रचनाओं के बारे में जो है शुक्ल जी आगे कहते हैं कि इस प्रकार जो है ब्रज भाषा गद्य की कुछ पुस्तकें जो है इधर उधर पाई जाती हैं। आगे कहते हैं, जिनसे गद्य का कोई विकास प्रकट नहीं होता, साहित्य की रचना पद में ही होती रही। कहते हैं कि जिनसे जो है गद्य का कोई विकास जो है प्रकट नहीं होता है। ठीक है, साहित्य की रचना पद में ही होती रही, यानी जो है जो भी रचनाएं ब्रजभाषा गद्य में मिली हैं इनसे जो है कोई विकास जो है प्रकट नहीं हुआ गद्य का। ठीक है, यानी जो साहित्य की जो रचनाएं होती रहीं वो किस में होती रहीं, तो पद में ही होती रही, ना कि गद्य में। ठीक है, आगे देखिए क्या कहते हैं। आगे कहते हैं कि गद्य का भी विकास यदि होता आता तो विक्रम की इस शताब्दी के आरंभ में भाषा संवादिनी, ठीक है, भाषा संबंधिनी बड़ी विषम समस्या उपस्थित होती। भाषा को लेकर जो है बड़ी विषम समस्या जो है उत्पन्न हो जाती। आगे कहते हैं, जिस धड़ाके के साथ गद्य के लिए खड़ी बोली ले ली गई उस धड़ाके के साथ न ली जा सकती। ठीक है, कहते हैं कि जिस तरह जो है गद्य के लिए खड़ी बोली ले लिया गया उतनी धड़ाके से या उतनी जल्दी से जो है उतनी धड़ाके के साथ जो है नहीं लिया जा सकता यदि ब्रज भाषा में रचनाएं होती आती, यदि गद्य में जो है रचनाएं होती आती तो। ठीक है, आगे कहते हैं कि कुछ समय सोच विचार और वाद विवाद में आ जाता और कुछ समय तक 2 प्रकार के गद्य की धाराएं साथ साथ दौड़ लगाती। अतः भगवान का यह भी एक अनुग्रह समझना चाहिए कि यह भाषा विप्लव नहीं संगठित हुआ और खड़ी बोली जो कभी अलग और कभी ब्रज भाषा की गोद में दिखाई पड़ जाती थी, धीरे धीरे व्यवहार की शिष्ट भाषा
होकर गद्य के नए मैदान में दौड़ पड़ी। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखेंगे। यहाँ से आगे देखिए, आगे कहते हैं इसी ढंग से सारी टीकाओं की भाषा समझिए। सरदार कवि अभी हाल ही में हुए हैं। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, सत्सई आदि उनकी टीकाओं की भाषा और भी अनगढ़ और असंबद्ध है। ठीक है, कवि प्रिया और रसिक प्रिया, सत्सई, इन सभी पे जो है सरदार कवि ने टीका लिखा है। ठीक है, सारांश यह है कि जिस समय गद्य के लिए खड़ी बोली उठ खड़ी हुई। ठीक है, कहते हैं कि जिस समय गद्य के लिए खड़ी बोली उठ खड़ी हुई, उस समय तक गद्य का विकास नहीं हुआ था। ठीक है ना, लास्ट में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं सारांश यह है कि जिस समय जो है गद्य के लिए खड़ी बोली उठ खड़ी हुई, ठीक है, उस समय जो है गद्य का विकास तक नहीं हुआ था। ठीक है, उसका कोई साहित्य खड़ा नहीं हुआ था। इसी से खड़ी बोली के ग्रहण में कोई संकोच नहीं हुआ। ठीक है, अब देखिए, अब हम आते हैं खड़ी बोली गद्य के लिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे खड़ी बोली गद्य। ठीक है ना, हम पढ़ रहे हैं प्रकरण 1 सामान्य परिचय, गद्य का विकास। इसके अंतर्गत जो है आधुनिक काल के पूर्व गद्य की व्यवस्था क्या थी वो हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ब्रजभाषा गद्य और खड़ी बोली गद्य के बारे में बताया है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है आप लोग जो है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, चलिए अब खड़ी बोली के बारे में हम पढ़ते हैं। कहते हैं देश के भिन्न भिन्न भागों में मुसलमानों के फैलने तथा दिल्ली के दरबारी शिष्टता के प्रचार के साथ ही दिल्ली की खड़ी बोली शिष्ट समुदाय के परस्पर व्यवहार की भाषा हो चली थी। आगे कहते हैं, ठीक है, अब यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा आप लोग, खुसरो से। ठीक है, खुसरो ने विक्रम की 14वीं शताब्दी में ही ब्रज भाषा के साथ साथ खालिसवाड़ी बोली में कुछ पद्य और पहेलियाँ बनाई थी। ठीक है, अमीर खुसरो ने जो है, अमीर खुसरो से आप भली भांति परिचित होंगे, खड़ी बोली का विकास अमीर खुसरो से ही माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं कि अमीर खुसरो ने विक्रम की 14वीं शताब्दी में ही ब्रज भाषा के साथ जो है खालिसवाड़ी बोली का कुछ पद्य और पहेलियाँ जो है इसने बनाया था। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, औरंगजेब के समय से फारसी मिश्रित खड़ी बोली। ठीक है, औरंगजेब के समय से फारसी मिश्रित खड़ी बोली या रेख्ता में शायरी भी शुरू हो गई और उसका प्रचार जो है फारसी पढ़े लिखे लोगों में बराबर बढ़ता गया। ठीक है, औरंगजेब के समय जो है फारसी मिश्रित जो खड़ी बोली या रेख्ता में शायरी जो थी वो शुरू हो गई, उसका प्रचार प्रसार जो है फारसी जो पढ़े लिखे लोग थे उनमें बराबर जो है बढ़ता गया। आप सभी को पता है जिस बोली का जो है प्रचार प्रसार जिस समय रहता है अक्सर उसी में जो है जनता में बात की जाती है, तो उस बोली का जो है विकास तो होना ही होना है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहते हैं कि इस प्रकार खड़ी बोली को लेकर उर्दू साहित्य खड़ा हुआ। ठीक है ना, इस प्रकार जो है अब क्या हुआ कि खड़ी बोली को लेकर जो है उर्दू साहित्य जो है खड़ा हुआ, जिससे आगे चलकर विदेशी भाषा के शब्दों का मेल भी बराबर बढ़ता गया और जिसका आदर्श भी विदेशी होता गया। ठीक है ना, अब क्या हुआ, एक शुक्ल जी कहते हैं कि जब जो है खड़ी बोली, यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखते हैं, कहते हैं जब औरंगजेब के समय जो है फारसी मिश्रित खड़ी बोली या रेख्ता में जब शायरी शुरू हो गई, तब उसका प्रचार प्रसार जो है फारसी जो पढ़े लिखे लोग थे उनमें बराबर जो है बढ़ता गया, उसका विकास होता गया। इस प्रकार खड़ी बोली को लेकर जो है उर्दू साहित्य जो है खड़ा किया गया। ठीक है, उर्दू साहित्य यानी साहित्य जो उर्दू में लिखने लगे लोग। ठीक है, आगे कहते हैं कि इसमें आगे चलकर विदेशी भाषा के शब्द का मेल भी बराबर बढ़ता गया और जिसका क्या नतीजा हुआ कि वो जिसका जो है आदर्श भी विदेशी होता गया। अब देखिए अब आगे क्या कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के ध्वंस में भी खड़ी बोली के फैलने में सहायता पहुंची। दिल्ली, आगरे आदि पछाई शहरों में जो है समृद्धि नष्ट हो चली थी और लखनऊ, पटना, मुर्शिदाबाद आदि नई राजधानियों में जो है ये बोली जो है चमक उठी। ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए, ये बताए हैं कि कहाँ कहाँ पे जो है ये बोली उर्दू जो है कहाँ कहाँ तक प्रचलित था खड़ी बोली। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए आप लोग। नहीं, यहाँ से देखिए, हाँ यहाँ से देखिए, कहते हैं कि यह अपने ठेठ रूप में बराबर पछाह से आई जातियों के घरों में बोली जाती थी। ठीक है, अतः कुछ लोगों का कहना था
कुछ कहते हैं शुक्ल जी कि अतः जो है कुछ लोगों का कहना या समझना था कि मुसलमानों के द्वारा ही खड़ी बोली अस्तित्व में और उसका मूल रूप उर्दू है। ठीक है, शुक्ल जी कहते हैं कुछ लोगों का जो है यह समझना था, वो ये समझ रहे थे कि खड़ी बोली जो है मुसलमानों द्वारा अस्तित्व में आया है और उसका मूल रूप जो है, खड़ी बोली का मूल रूप क्या है, उर्दू है। ठीक है, आगे कहते हैं जिससे आधुनिक हिंदी गद्य की भाषा अरबी फारसी शब्दों को निकाल कर गढ़ ली गई है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहते हैं कि शुद्ध भ्रम या अज्ञान है। यह जो है शुद्ध भ्रम है या अज्ञान है। ठीक है, इस भ्रम का कारण यही है कि देश के परंपरागत साहित्य की जो संवत 1900 के पूर्व है ना, 1900 के पूर्व तक पद्य में ही रहा ब्रज भाषा, यानी 1900 के पूर्व जो है पद्य में ही रहा, यानी पद्य में ही जो लिखा गया काव्य है ना, ब्रज भाषा ही रही और खड़ी बोली जो है वैसे ही एक कोने में पड़ी रही। ठीक है, यानी ब्रज भाषा में जो रचनाएं होती रही, खड़ी बोली जो है एक कोने में पड़ी रही। आगे कहते हैं जैसे और प्रांतों की बोलियां, साहित्य या काव्य में उसका व्यवहार नहीं हुआ। किसका? खड़ी बोली का। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पे कहते हैं भोज के समय से लेकर हमीरदेव के समय तक अपभ्रंश काव्यों की जो परंपरा चलती रही, उसके भीतर खड़ी बोली के प्राचीन रूप भी झलक अनेक पद्यों में मिलती है। यहाँ पे भला हुआ जो मारिया, बहिड़ी महार कंतु, अड़बीही पत्ती नहीं जलू, जो तो बिन बूहा हथ्य। अब ये पंक्ति किसकी है ज़रा बताइएगा आप लोग कमेंट के माध्यम से। फिर आगे देखिए, आगे कहते हैं उसके उपरांत भक्ति काल के आरंभ में निर्गुण धारा संत कवि जिस प्रकार खड़ी बोली का व्यवहार अपनी सदुक्कड़ी भाषा में किया करते थे, इसका उल्लेख भक्ति काल के भीतर हो चुका है। या कबीरदास के जो यहाँ पे वचन दिए गए हैं ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा, अकबर के समय में गंग कवि, ठीक है, गंग कवि जो है बहुत प्रिय थे अकबर के। ठीक है, अकबर के समय में थे गंग कवि। इनकी रचना है चंद छंद वर्मन की महिमा। कई बार पूछा गया है, ये आप लोग ग्रंथ ध्यान रखिएगा। चंद छंद वर्णन की महिमा जो रचना है गंग कवि की है। ठीक है, नामक एक गद्य पुस्तक खड़ी बोली में लिखी गई। ठीक है, पहले हमने जो है ब्रजभाषा की सभी रचनाओं को पढ़ा, उनके बारे में शुक्ल ने बताया कि किस तरह से जो है ब्रजभाषा में जो है गद्य लिखा गया। अब जो है खड़ी बोली में जो है यहाँ पे बात हो रही है कि खड़ी बोली में जो है कौन कौन से गद्य लिखे गए। ठीक है, तो चंद छंद वर्मन की महिमा गद्य पुस्तक है, खड़ी बोली में है, गंग कवि की है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से विक्रम संवत 1798 है ना, 98 ही है ना, हाँ 98 में राम प्रसाद निरंजनी, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ नामक एक ग्रंथ साफ सुथरी खड़ी बोली में लिखा है। तो ध्यान रखिएगा, भाषा योग वशिष्ठ जो रचना है राम प्रसाद निरंजनी की है, बहुत पुरानी पुस्तक है इनकी। ठीक है, और जो है खड़ी बोली में लिखी गई है। ठीक है, भाषा योग वशिष्ठ, बार बार आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, योग वशिष्ठ जो है सांस्कृतिक, थोड़ा संस्कृति से रिलेटेड है, तो ब्रज भाषा आपको जो है याद आएगा। ठीक है, कि ब्रज भाषा में, लेकिन खड़ी बोली में है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, शुक्ल की पुस्तक पढ़ने से यही तो है, आपको एक एक चीज़ जो है बहुत क्लियर हो जाएगा। कठिन से कठिन शब्दों को आप लोग कर ले जाएंगे, लेकिन बशर्ते आपको अच्छे से पूरा पढ़ना पड़ेगा लाइन बाय लाइन। ठीक है, अब देखिए, ये पटियाला दरबार में रहते थे, कौन? राम प्रसाद निरंजनी, और महारानी को जो है कथा बाजकर सुनाया करते थे। आगे देखिए, कहते हैं कि इनके ग्रंथ देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि मुंशी सदासुख लाल और लल्लू लाल से 62 वर्ष पहले खड़ी बोली गद्य जो है अच्छे परमार्जित रूप में पुस्तकें आदि लिखने में जो है विकास जो है उसका हो गया था। यानी कह रहे हैं शुक्ल जी कि जो राम प्रसाद निरंजनी, इनकी जो पुस्तक है भाषा योग वशिष्ठ, यह जो है साफ सुथरी खड़ी बोली में लिखा गया जो ग्रंथ है। ठीक है, अब जो है ये पटियाला दरबार में रहते थे और महारानी को जो वहाँ पे कथा बाजकर जो है सुनाया करते थे। कहते हैं कि इनके ग्रंथ से यह जो है स्पष्ट हो जाता है कि यानी मुंशी सदासुख लाल और लल्लू लाल से पहले जो है 62 वर्ष पहले ही खड़ी बोली गद्य का जो है अच्छे परमार्जित रूप में जो है पुस्तक लिखने का जो है विकास हो चुका था। ठीक है, यानी हम ये नहीं कह सकते लल्लू लाल से ही जो है खड़ी बोली का विकास जो है
खड़ी बोली में जो लिखा हुआ गद्य का विकास हुआ है, ठीक है। इनसे पहले जो है हो चुका था, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ठीक है। आगे कहते हैं अब तक पाई गई पुस्तकों में यह योग वशिष्ठ ही सबसे पुराना है, ठीक है। अब तक जो भी गद्य में पुस्तकें जो पाई गई हैं वो सबसे पुराना जो है भाषा योग वशिष्ठ है, ठीक है। किसकी? रामप्रसाद निरंजनी की, जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है, ठीक है। आगे कहते हैं अतः जब तक और कोई पुस्तक इससे पुरानी न मिले तब तक इसी को परमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और रामप्रसाद निरंजनी को प्रथम पौढ़ गद्य लेखक मान सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पे जो है प्रथम गद्य की प्रथम पुस्तक कौन सा? तो भाषा योग वशिष्ठ, और प्रथम पौढ़ गद्य लेखक किसे मान सकते हैं? तो रामप्रसाद निरंजनी को। ये दो बातें आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ये सब हम छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बारे में जो है बताया गया है। एक मिनट रुक जाइए आप लोग। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? यहाँ तक पढ़ लिया था। हाँ, यहाँ से देखेंगे, ठीक है। इसके पीछे संवत 1818, ठीक है। संवत 1818 में बांसवा यानी मध्य प्रदेश के निवासी दौलत राम हरिश्रेणाचार्य थे, जो इनकी कृत है जैन पद्म पुराण। भाषा अनुवाद जो इन्होंने किया था, जो 700 पृष्ठों के ऊपर का एक बड़ा ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैन पद्म पुराण जो है किसकी रचना है? तो दौलत राम का है, ठीक है। मध्य प्रदेश के निवासी थे। आगे देखिए, आगे कहते हैं कि भाषा इनकी उपयुक्त योग वशिष्ठ के समान परिमार्जित नहीं है, पर इस बात का पूरा पता देता है कि फारसी उर्दू से कोई पुस्तकें न रखने वाली अधिकांश शिष्ट जनता के बीच खड़ी बोली किसी स्वाभाविक रूप में प्रचलित थी। मध्य प्रदेश पर फारसी और उर्दू के तालीम कभी नहीं लादी गई थी, और जैन समाज जिसके लिए यह ग्रंथ लिखा गया, ठीक है, क्योंकि नाम से ही आपको पता है जैन पद्म पुराण, ठीक है। तो ये जो ग्रंथ है किसके लिखा गया? जैन समाज के लिए जो है लिखा गया था। जैन समाज जिसके लिए यह ग्रंथ लिखा गया बराबर व्यापार के संबंध में रखने वाला समाज रहा। खड़ी बोली को मुसलमानों द्वारा जो रूप दिया गया उससे सर्वथा स्वतंत्र था, ठीक है। आगे देखिए, ऊपर कहा गया है कि खड़ी बोली ग्रहण देश के परंपरागत साहित्य में नहीं हुआ था, अतः उसका अर्थ यहाँ स्पष्ट कर देना चाहिए। उक्त कथन में साहित्य से अभिप्राय लिखित साहित्य का है। आगे कहते हैं कथित या मौखिक का नहीं, कोई भाषा हो उसका कुछ न कुछ साहित्य अवश्य होता है, चाहे वो लिखित न हो, श्रुति परंपरा द्वारा ही चला आता हो। कोई भी साहित्य हो उसकी कोई ना कोई जो है लिखित भाषा होती है, चाहे वो लिखित में हो या श्रुति परंपरा से ही चला आता हो। अतः खड़ी बोली के भी कुछ गीत, कुछ पद, कुछ तुकबंदियाँ खुसरो के पहले वे अवश्य चली आती होंगी। खुसरो की सी पहेलियाँ दिल्ली के आसपास प्रचलित थी, जिनके नमूने हम खुसरो के अपनी पहेलियों मुकरियों में कहीं फारसी गद्य में खड़ी बोली को ढालने का प्रयत्न प्रथम कहा जाए। इस बस पढ़ने के लिए, आपको समझने के लिए मैं पढ़ रही हूँ, इसलिए मैं जल्दी पढ़ रही हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग ये मत सोचना कि मैम जो ऐसे ही पढ़ रही हैं, ठीक है। उतना महत्वपूर्ण नहीं, जहाँ पे महत्वपूर्ण होगा वहाँ मैं रुक जाऊँगी, ठीक है। वहाँ मैं आराम से पढ़ाते हुए आप लोगों को चलूँगी, समझाते हुए, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे, रीति काल के समाप्त होते होते अंग्रेज का राज्य देश में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गया था, अतः अंग्रेजों के लिए यहाँ की भाषा सीखने का प्रयत्न स्वाभाविक था, ठीक है। कहते हैं रीतिकाल समाप्त होते होते जो है, ठीक है, रीतिकाल समाप्त होते ही आपको प्रथम उत्थान भारतेंदु युग आता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे भारतेंदु युग का जिक्र नहीं किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किताब में, ठीक है ना। मैं समझाने के लिए बता रही हूँ आपको, ठीक है। कहते हैं कि यहाँ से देखते हैं, रीतिकाल के समाप्त होते होते अंग्रेज का राज्य जो है देश में पूर्ण तरह से जो है प्रतिष्ठित हो गया था, यानी जो बस चुके थे पूरी तरीके से। अतः अंग्रेजों के लिए जो है अब भाषा सीखना जो है, यानी खड़ी बोली जो है अनिवार्य हो गया था, स्वाभाविक हो गया था, ठीक है। पर शिष्ट समाज के बीच उन्हें दो ढंग की भाषाएं चलती मिली। कौन कौन सी थी? एक तो खड़ी बोली और दूसरा जो है देसी सामान्य रूप, और दूसरा वह दरबारी रूप में जो मुसलमानों ने दिया था वो था उर्दू, ठीक है। उर्दू कहलाने लगा।
खड़ी बोली और उर्दू में जो है यहाँ पे अब घमासान होगा। यहाँ पे देखिएगा, पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। ठीक है, कुछ लोग जो है चाहते थे, जो मुसलमान थे, चाहते थे उर्दू हो जाए भाषा। ठीक है, लेकिन जो है उर्दू नहीं हुआ। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कि किसके अनुसार जो है किस तरह जो है खड़ी बोली का विकास हुआ। ठीक है, आगे देखिए। अंग्रेज यद्यपि विदेशी थे, पर उन्हें यह स्पष्ट लक्षित हो गया था कि जिसे उर्दू कहते हैं, हाँ, वो तो अंग्रेज थे, लेकिन उन्हें जो है यह ज्ञात हो गया था कि जिसे उर्दू कहते हैं वह तो देश का स्वाभाविक भाषा है। ठीक है, न उसका साहित्य देश का साहित्य है। ठीक है, आगे कहते हैं कि जिसमें जनता के भाव और विचार रक्षित हों, इसलिए जब उन्हें देश की भाषा सीखने की आवश्यकता हुई, पर वे गद्य की खोज में पड़े, तब दोनों प्रकार की पुस्तकों की आवश्यकता हुई। ठीक है, उर्दू की भी और हिंदी की भी, यानी शुद्ध खड़ी बोली की भी। पर उस समय गद्य पुस्तकें वास्तव में उर्दू में थी। ठीक है, उस समय जो है गद्य लिखा जा रहा था तो उर्दू में लिखा जा रहा था, ना कि हिंदी में था। ठीक है, जिस समय फोर्ट विलियम कॉलेज की ओर से उर्दू और हिंदी गद्य की पुस्तकें लिखने की व्यवस्था हुई, फोर्ट विलियम कॉलेज से। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज से जिस समय जो है उर्दू और हिंदी गद्य की पुस्तकें लिखने की व्यवस्था की गई, उसके पहले हिंदी खड़ी बोली में गद्य की कई पुस्तकें जो है लिखी जा चुकी थी। अब वो कौन कौन सी थी देखिए, जैसे योग भाषा वशिष्ठ और पद्म पुराण का उल्लेख जो है हो चुका है। ठीक है, यही थी। इसके उपरांत जब अंग्रेजों की ओर से पुस्तकें लिखने की व्यवस्था हुई, तो उसके 2 वर्ष पहले ही मुंशी सदा सुखलाल की ज्ञानोपदेश वाली पुस्तक और ईशा खां की रानी केतकी की कहानी लिखी जा चुकी थी। ठीक है ना। अब आगे देखिए। अतः यह कहना कि अंग्रेजों की प्रेरणा से ही हिंदी बोली गद्य का प्रादुर्भाव हुआ, यानी विकास हुआ, यह जो है ठीक नहीं है। ठीक है, आगे कहते हैं शुक्ल जी, जिस समय दिल्ली के उजड़ने के कारण उधर के हिंदू व्यापारी तथा अन्य वर्ग के लोग जीविका के लिए देश के भिन्न भिन्न भागों में फैल गए और खड़ी बोली अपने स्वाभाविक देसी रूप में शिष्टों की बोलचाल की भाषा हो गई, उस समय के लोगों का ध्यान जो है इसमें गद्य लिखने का और हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यहाँ से लेकर जो बताया मैंने, इसको 4-5 लाइन आप ध्यान रखिएगा, नीचे का आप लोग छोड़ दीजिए। आगे देखिए, यहाँ से पढ़ेंगे हम। इसलिए जब संवत 1860 में फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में हिंदी उर्दू अध्यापक जॉन गिलक्राइट्स ने देसी भाषा की गद्य पुस्तकें तैयार कराने की व्यवस्था की, तब उन्होंने उर्दू और हिंदी दोनों के लिए अलग अलग प्रबंध किया। उर्दू के लिए भी अलग प्रबंध किया और हिंदी के लिए भी। ठीक है, आगे कहते हैं इसका मतलब यही है कि उन्होंने उर्दू से स्वतंत्र हिंदी खड़ी बोली का अस्तित्व भाषा के रूप में पाया। आगे देखिए, आगे शुक्ल जी कहते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज के आश्रय में लल्लू लाल गुजराती ने खड़ी बोली में गद्य में जो है प्रेम सागर। ठीक है, प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल जी की है, खड़ी बोली में, ध्यान रखिएगा। और सदल मिश्र की जो है नासिकेतोपाख्यान, बहुत बार पूछा गया है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये दोनों पुस्तकें। ठीक है, जो खड़ी बोली में लिखी गई है। प्रेम सागर लल्लू लाल की है और सदल मिश्र की है नासिकेतोपाख्यान लिखा। ठीक है, अतः खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 महानुभाव हुए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया है कि इस हिसाब से जो है खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 महानुभाव हुए। कौन कौन हुए? तो मुंशी सदा सुखलाल, सैयद ईसा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। ये 4 लेखक संवत 1860 के आसपास जो हुए थे। ठीक है, इन्होंने जो है खड़ी बोली गद्य को आगे बढ़ाया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम पढ़ेंगे पहले जो है मुंशी सदा सुखलाल नियाज के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इनको मैंने हाईलाइट नहीं किया, भूल गई। ठीक है, मुंशी सदा सुखलाल जो है दिल्ली के रहने वाले थे। इनका जन्म जो है 1903 संवत दिया है 1903 में। ठीक है, 1903 में हुआ था। ठीक है, 57 माइनस कर लीजिएगा, इस भी निकल के आ जाएगा। और मृत्यु जो है 1881 में हुई थी। संवत 1840 के लगभग ये कंपनी की अधीनता में चुनार जिला मिर्ज़ापुर में जो है अच्छे पद पर थे। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये चारों जो लेखक हैं यहाँ पे खड़ी बोली गद्य को आगे बढ़ाने वाले। ठीक है, महानुभाव जो हैं चारों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं।
बहुत बार इनसे प्रश्न आता है और हर बार पूछा जाएगा, चाहे वो कोई भी पेपर आप दे रहे हो। ठीक है, तो इसको जो है इग्नोर नहीं करना आप लोग। ठीक है, इनको क्या, जो साहित्य में जो भी मैं पढ़ा रही हूँ किसी को भी इग्नोर नहीं करना है। सॉरी, चलिए देखते हैं। ये जो है दिल्ली के रहने वाले थे संबत। इनका जन्म जो हुआ था 1903 में और मृत्यु जो है, ऐसे कैसे, इनका जन्म जो है संबत 1903, ये तो 1903 ही है, और मृत्यु ये तो 1881 लिखा है। ठीक है, 1881 कैसे हो सकता है? 1903 1900 होना चाहिए ना, 1981 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो 1881 नहीं, ठीक है ना, 1981 होना चाहिए, 8 ही तो है ये। ठीक है, उसके बाद देखेंगे संवत 1840 के लगभग जो है कंपनी की अधीनता में चुनार में थे, जिला मिर्ज़ापुर। अच्छे पद पर जो है ये थे। इन्होंने उर्दू और फ़ारसी में बहुत सी किताबें लिखी थी और काफ़ी शायरी भी की थी इन्होंने। ठीक है, अपनी मुंतक बुत्त बाकीर, ठीक है, मुंतक बुत्त बारीक में अपने संबंध में इन्होंने जो कुछ लिखा है, ये इनकी रचना है। ठीक है, मुंशी सदा सुखलाल नियाज की रचना है, मुंतखबुत बारीक। ठीक है, मुंतखबुत बारीक। इसमें जो है, इस रचना में जो अपने संबंध में इन्होंने जो कुछ लिखा है उससे जो है पता चलता है कि ये जो है 35 वर्ष की अवस्था में ही नौकरी छोड़कर प्रयाग चले गए और अपने शेष आयु जो है वहीं हरि कीर्तन में इन्होंने बिताया, यानी हरि भजन में जो है इन्होंने बिताया। उक्त पुस्तक संवत 1875, ठीक है, 1875 में समाप्त हुई, जिसके 6 वर्ष उपरांत इनका जो है परलोकवास हुआ। ठीक है, आगे देखिए। मुंशी जी ने, ठीक है, यहाँ पे 1900 नहीं होना चाहिए, यानी मृत्यु सही है, मुझे लग रहा है मृत्यु सही है, ये जो है 18 होना चाहिए, यहाँ पे जो है 1803 होना चाहिए, है ना, 1803। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मुंशी जी ने विष्णु पुराण से कोई उपदेशात्मक प्रसंग लेकर एक पुस्तक लिखी थी जो पूरी नहीं मिली। कुछ दूर तक सफाई चलाने वाला गद्य जैसा योग वशिष्ठ का था, वैसा ही मुंशी जी इस पुस्तक में दिखाई पड़े हैं। ठीक है, मुंशी जी की इस पुस्तक में जो है दिखाई पड़ा है। उसका थोड़ा सा जो अंश है जी नीचे दिया गया है, तो उसको मैंने स्किप कर दिया है। जो नीचे दिया गया था वो उतना महत्वपूर्ण नहीं था। ठीक है, अब जो है दूसरे हैं ईशा अल्लाह खां। ईशा अल्लाह खां को देखिए, ये जो है उर्दू के बहुत प्रसिद्ध शायर थे। ठीक है, आप सभी को पता होगा। दिल्ली के उजड़ने पर लखनऊ चले गए थे। पहले ये जो है दिल्ली में रहते थे। इनका जो है समय भी, रहने का स्थान भी पूछा जाता है कि पहले जो ईशा अल्लाह खां कहाँ रहते थे। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, पहले जो है दिल्ली में रहते थे, ठीक है, बाद में जो है लखनऊ चले गए। ठीक है, इनके पिता मीर माशा अल्लाह खां कश्मीर, ठीक है, मीर माशा अल्लाह खां कश्मीर से जो है दिल्ली आए थे। इनके पिता मीर नाम था, मीर पूरा नाम जो था मीर माशा अल्लाह खां। ये जो है कश्मीर से दिल्ली आए थे, जहाँ वे शादी हकीम हो गए। मुग़ल सम्राट की अवस्था बहुत जो है उस समय मुग़लों का जो है साम्राज्य था। ठीक है, उन्हीं के शासनकाल में जो ईशा खां रहते थे, ईशा अल्लाह खां। ठीक है, तो वही यहाँ पे दिया गया है। शुक्ल जी कहते हैं कि मुग़ल सम्राट की अवस्था बहुत गिर जाने पर हकीम साहब मुर्शिदाबाद के नवाब के यहाँ चले गए थे। ठीक है, चले गए थे। उसके बाद जो है मुर्शिदाबाद में ही ईशा अल्लाह का जो है जन्म हुआ। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ? मुर्शिदाबाद, ध्यान रखिएगा। जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला मारे गए, ठीक है, जब सिराजुद्दौला जो है मारे गए, बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, जब वो मारा गया तब बंगाल में अंधेरा मचा। ठीक है, तब ईशा जो है पढ़ लिख कर अच्छे विद्वान और प्रतिभाशाली कवि हो चुके थे तब तक। ठीक है, फिर उसके बाद जो है दिल्ली चले आए, वहाँ से बंगाल से जो है दिल्ली चले आए और आलम शाह दूसरे के दरबार में रहने लगे। ठीक है, आलम शाह दूसरे के दरबार में जो है रहने लगे। वहाँ जब तक रहे अपनी अद्भुत प्रतिभा के बल पर अपने विरोधी बड़े बड़े नामी शायरों को जो है बराबर नीचा दिखाते रहे। ठीक है, जब गुलाम कादिर बादशाह को अंधा करके शाही खजाना लूट कर चल दिया, जब जो है
जो गुलाम कादिर शाह जो था वो जो है शाही खजाना लूट कर जब चल दिया, तब ईशा का निर्वाह जो है दिल्ली में कठिन हो गया और वे लखनऊ चले गए। फिर जो है संवत 1855 में नवाब सआदत अली खां की गद्दी पर बैठे। ठीक है, तब ये उनके दरबार में रहने लगे। बहुत दिनों तक इनकी बड़ी प्रतिष्ठा रही। अंत में ये जो है एक दिल्लगी की बात पर इनका वेतन आदि सब बंद कर दिया गया था। ठीक है, और जो है इनके जीवन का अंतिम भाग बड़े कष्ट में बीता। ठीक है, पहले तो बहुत मौज किए लेकिन बाद में जो है कठिन बीता। ठीक है, संवत 1875 में इनकी जो है मृत्यु हो गई। ठीक है, पूरा मैंने इसलिए पढ़ा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सभी। ठीक है, तो इनके लिए जो है इनके बारे में पूरा पढ़ना जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब ईशा अल्लाह खां की जो है रचना है उदयभान चरित या रानी केतकी की कहानी। एक ही नाम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रानी केतकी की कहानी दूसरा नाम है उदयभान चरित, उदयभान चरित का नाम दूसरा है रानी केतकी की कहानी, एक ही है। संवत 1855, ठीक है, और संवत 1860 के बीच लिखी गई होगी रचनाएं। ठीक है, कहानी लिखने का कारण ईशा अल्लाह खां जो है ये लिखते हैं कि एक दिन जो है बैठे बैठे इस बात पर ध्यान की ओर चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और उसकी बोली का पुट न मिले। तब जाके मेरा जी फूल की कली की तरह रूप में जो है खिल गया। बाहर की बोली और गंवारी कुछ उसके बीच न हो। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे लिखा गया, छोड़ दीजिए इसको। अब यहाँ पे हम देखेंगे, शुक्ल जी कहते हैं इससे स्पष्ट है कि ईशा का उद्देश्य ठेठ हिंदी लिखने का था जिसमें हिंदी को छोड़कर और किसी बोली का पुट न रहे। ठीक है, तो ईशा अल्लाह खां का क्या उद्देश्य था? ठेठ हिंदी लिखना जिसमें हिंदी को छोड़कर और किसी बोली का पुट न रहे। ठीक है, उद्धृत अंश में भाखापन शब्द ध्यान जो है देने योग्य बात है। ठीक है, मुसलमान लोग भाषा शब्द का व्यवहार साहित्यिक हिंदी भाषा के लिए करते थे। मुसलमान लोग जो है भाषा शब्द का व्यवहार साहित्यिक हिंदी भाषा के लिए करते थे, जिसमें आवश्यकता अनुसार संस्कृत के शब्द आते थे, चाहे वो ब्रज भाषा की हो चाहे वो खड़ी बोली की हो। तात्पर्य यह है कि संस्कृत मिश्रित हिंदी को ही उर्दू फारसी वाले भाषा कहा करते थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भाखा से खास ब्रज भाषा का अभिप्राय उनका नहीं होता था, जैसा कुछ लोग भ्रमवश समझते हैं। जिस प्रकार अपनी अरबी फारसी हिंदी को उर्दू कहते थे, उसी प्रकार संस्कृत मिली हिंदी को जो है भाखा कहते थे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जिस प्रकार देखिए यानी अरबी फारसी मिली हिंदी को क्या कहते हैं? उर्दू। पूछा जा सकता है। ठीक है, अरबी फारसी मिली हिंदी को क्या कहा जाता है? तो उर्दू कहा जाता है। और उसी प्रकार संस्कृत मिली हिंदी को क्या कहा जाता है? तो भाखा। भाखा किसे कहा जाता है? संस्कृत मिली हिंदी को। और उर्दू किसे कहा जाता है? अरबी फारसी मिली हिंदी को। ठीक है, ये दो चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आगे कहते हैं कि भाषा का शास्त्रीय दृष्टि से विचार करने वाले या उर्दू की ही तालीम खास तौर पर पाने वाले कई नए पुराने हिंदी लेखक भाखा शब्द के चक्कर में पड़कर ब्रज भाषा को हिंदी कहने के संकोच करते थे। खड़ी बोली पद्य का झंडा लेकर घूमने वाले स्वर्गीय बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री चारों ओर घूम घूम कर कहा करते थे कि अभी हिंदी में कविता हुई कहाँ। सूर तुलसी बिहारी आदि ने जिसने भी कविता की है वो तो भाखा है, हिंदी नहीं। संभव है इस सड़े गले ख्याल के लिए अब कुछ लोग पड़े हों। ठीक है, अब ईशा अल्लाह खां की जो भाषा थी वो सबसे चटकीली मटकीली मुहावरेदार थी। ठीक है, इनके बारे में ये पूछा जाता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी और यहाँ पे छोड़ दीजिए। अब हम पढ़ेंगे लल्लू लाल के बारे में। ठीक है, अगले कवि हैं लल्लू लाल। लल्लू लाल जो है ये आगरे के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे। इनका जन्म संवत 1820 में, मृत्यु जो है 1882 में हुई थी। संस्कृत के विशेष जो है जानकार थे। लल्लू लाल जो है संस्कृत के विशेष जानकार थे। ठीक है, जान पढ़ते हैं, पर भाषा कविता का अभ्यास इन्हें था। ठीक है, इन्हें जो है भाषा कविता का जो है इन्हें अभ्यास था। उर्दू भी कुछ जानते थे। संवत 1860 में कलकत्ते के फोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापक जॉन गिलक्राइट के आदेश पर इन्हें जो खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर लिखा था। ठीक है, तो
लल्लू लाल जी जो है गिलक्राइट्स के आदेश पर इन्होंने जो है प्रेम सागर खड़ी बोली में जो है पुस्तक की रचना इन्होंने की थी फोर्ट विलियम कॉलेज में। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक कौन थे? जॉन गिलक्राइट्स से थे। ठीक है, इनके आदेश पर जो है इन्होंने लल्लू लाल ने खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर की रचना की थी। ठीक है, जिसमें भागवत दशम स्कंद की कथा का वर्णन किया गया है। ईशा के समान इन्होंने केवल ठेठ हिंदी लिखने का संकल्प तो नहीं किया, पर विदेशी शब्दों के न आने की प्रतिज्ञा अवश्य लक्षित होती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ से देखेंगे हम, पता है मैंने हाईलाइट किया था, जो मैंने हाईलाइट किया था वो पेज में इसमें जो है जुड़ नहीं पाया है। ठीक है, यहाँ से देखेंगे। लल्लू लाल ने उर्दू, खड़ी बोली, हिंदी और ब्रज भाषा तीनों में गद्य की पुस्तकें लिखी हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, लल्लू लाल ने जो है उर्दू, खड़ी बोली, गद्य और ब्रज भाषा तीनों में जो है पुस्तकें लिखी हैं। ये संस्कृत नहीं जानते थे, लल्लू लाल जो है संस्कृत नहीं जानते थे। ब्रज भाषा में लिखी हुई कथाओं और कहानियों को उर्दू और हिंदी गद्य में लिखने के लिए इनसे जो है कहा गया है, जिसके अनुसार इन्होंने सिंहासन बतीसी और बैताल पचीसी और शकुंतला नाटक, मधुनन और प्रेम सागर लिखे। ये इनकी रचना है, सिंहासन बतीसी, बैताल पचीसी, शकुंतला नाटक, मधुनल और प्रेम सागर। ये 4-5 रचनाएं जो हैं इनकी है। ठीक है, प्रेम सागर के पहले ही चारों पुस्तकें बिल्कुल उर्दू में हैं। ठीक है, प्रेम सागर के पहले जो रचनाएं हैं, यानी कि देखिए सिंहासन बतीसी, बैताल पचीसी, शकुंतला नाटक और मधुनल, ये सभी जो पुस्तकें जो हैं ये जो है बिल्कुल उर्दू में है। ठीक है ना, यहाँ पे बिल्कुल लिखा है कि बिल्कुल उर्दू में है, प्रेम सागर को छोड़ के। आगे देखिए, इसके अतिरिक्त संवत 1869 में इन्होंने राजनीति के नाम से जो है हितोपदेश की कहानियाँ जो पद्य में लिखी जा चुकी थी, ब्रज भाषा गद्य में इन्होंने लिखा। यानी जो राजनीति जो है, ये जो है हितोपदेश की कहानियाँ हैं जो पहले पद्य में लिखी गई थी, इनका इन्होंने ब्रज भाषा गद्य में लिखा। ठीक है, राजनीति। अब आगे इनकी रचना है माधव विलास और सभा विलास नाम का जो है इन्होंने ब्रजभाषा पद्य में संग्रह ग्रंथ में इन्होंने प्रकाशित किए। ठीक है, इनकी अगली रचना है, ठीक है, इनकी लाल चंद्रिका। ठीक है, लाल चंद्रिका नाम की एक बिहारी सतसई टीका भी प्रसिद्ध है। ठीक है, लाल चंद्रिका बिहारी सतसई पर जो इन्होंने टीका लिखा था, लाल चंद्रिका। इन्होंने अपना एक निज का प्रेस कलकत्ते में पडडांगे में जो है खोला था। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो है कलकत्ते में अपना प्रेस खोला था। लल्लू लाल, पूछा जाता है कि लल्लू लाल ने अपना प्रेस कहाँ खोला था, तो कलकत्ते में खोला था। ठीक है, 1889 में फोर्ट विलियम कॉलेज की नौकरी में पेंशन लेने पर आगरे लेते गए। आगरे में प्रेस जमा कर एक बार फिर कलकत्ते गए, जहाँ इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अपने प्रेस का नाम इन्होंने संस्कृत प्रेस रखा था। ठीक है, जिसमें अपनी पुस्तकों के अतिरिक्त ये रामायण आदि पुरानी पोथियों भी छापा करते थे। अब हम पढ़ेंगे सदल मिश्र के बारे में। ठीक है, सदल मिश्र, देखिए सदल मिश्र ये बिहार के रहने वाले थे, फोर्ट विलियम कॉलेज में जो है काम करते थे ये भी। ठीक है, जिस प्रकार उक्त कॉलेज के अधिकारियों की प्रेरणा से लल्लू लाल ने खड़ी बोली गद्य की पुस्तकें तैयार की, उसी प्रकार इन्होंने भी इनका जो है नास्केतोपाख्यान भी उसी समय जो है लिखा गया था, जिस समय प्रेम सागर। ठीक है, पर दोनों की भाषा में बहुत अंतर है। लल्लू लाल के समान इनकी भाषा में न तो ब्रज के रूप में वैसी भरमार है और न परंपरागत काव्य भाषा की पदावली। ठीक है, पदावली के स्थान पर का समावेश है। इन्होंने व्यवहार उपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया है, यानी जो व्यवहारिक भाषा थी उसमें जो है इन्होंने लिखने का प्रयोग किया है, और जहाँ तक हो सका खड़ी बोली की ही व्यवहार किया गया है। ठीक है, यानी सदल मिश्र ने जो है खड़ी बोली का इन्होंने व्यवहार किया है। इनकी जो है भाषा साफ सुथरी नहीं थी, यहाँ पे दिया गया है, पर इनकी भाषा भी साफ सुथरी नहीं थी। ब्रज भाषा के कुछ रूप हैं और पूर्वी बोली के शब्द स्थान पर मिलते हैं। ठीक है,
इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे हम, ठीक है। यहाँ से पढ़ते हैं, संवत 1860 के लगभग हिंदी गद्य की जो प्रतिष्ठा उसका उस समय यदि किसी ने लाभ उठाया तो ईसाई धर्म प्रचारकों ने, ठीक है। कहते हैं कि संवत 1860 के लगभग हिंदी गद्य की जो प्रतिष्ठा हुई, जो विकास हुआ, उस समय उसका लाभ किसने सबसे ज़्यादा उठाया? तो ईसाई धर्म प्रचारकों ने, जिन्हें अपने मत को साधारण जनता के बीच फैलाना था। श्रीरामपुर उस समय पादरियों का प्रधान अड्डा था। विलियम केरे, ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा विलियम केरे का। विलियम केरे तथा कई अंग्रेज पादरियों के उद्योग से इंजील का अनुवाद उत्तर भारत के कई भाषाओं में हुआ। कहा जाता है कि बाइबल का हिंदी अनुवाद स्वयं किसने किया? स्वयं केरे साहब ने किया था, ठीक है। बाइबल का जो है हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो विलियम केरे ने किया था, ठीक है। संवत 1866 में उन्होंने नए धर्म नियम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विलियम केरे ने जो है 1866 में संवत में, ठीक है, नए धर्म नियम का हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया। और संवत 1875 में समग्र ईसाई धर्म पुस्तक का अनुवाद पूरा हुआ, ठीक है। नए धर्म नियम का अब 1866 का जो है आप 57 माइनस करिएगा तो ईस्वी में जो है निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस संबंध में ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन अनुवादकों ने सदा सुख लाल और लल्लू लाल की विशुद्ध भाषा को ही आदर्श माना, उर्दूपन को बिल्कुल दूर रखा, ठीक है। इससे यही सूचित होता है कि अरबी फारसी मिली भाषा को से साधारण जनता का लगाव नहीं था, इसके बीच मत का प्रचार करना था। जिस भाषा से साधारण हिंदू जनता अपने कथा पुराण कहती सुनती थी, उसी भाषा का अवलंबन ईसाई उपदेशकों को अवश्य दिखाई पड़ा, ठीक है। यहाँ तक ये महत्वपूर्ण था, इसको हम छोड़ेंगे। अब हम आते हैं आगे, यहाँ से इसके आगे ईसाइयों की पुस्तकें और पंफलेट बराबर निकलते रहे। उक्त सीसाराम प्रेस से संवत 1893 में दाऊद के गीत नाम की पुस्तकें जो है छपी, जिसकी भाषा में कुछ अरबी और फारसी के बहुत चलते फिरते शब्द जो है मिले। इसको छोड़ दीजिए, इतना महत्वपूर्ण नहीं है ये। यहाँ से देखेंगे हम नीचे, ठीक है। इसको भी छोड़ दीजिए, यहाँ पे हमें जो है महत्वपूर्ण नहीं है वो, ठीक है, इसलिए मैंने छोड़ा है, ठीक है। मैंने हाईलाइट किया था वो पेज में जोड़ नहीं पाई हूँ, लेकिन मुझे पता चल जा रहा है कि मैंने क्या क्या हाईलाइट किया जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं पढ़ी हूँ पूरा, तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ से हम पढ़ेंगे। कहने की आवश्यकता नहीं कि ईसाइयों के प्रचार कार्य का प्रभाव हिंदुओं की जनसंख्या पर ही पड़ा रहा था, ठीक है। अतः हिंदुओं के शिक्षित वर्ग के बीच स्वधर्म रक्षा की आकुलता दिखाई पड़ने लगी। ईसाई उपदेशक हिंदी धर्म की स्थूल और बाहरी बातों को लेकर ही अपना खंडन मंडन चलाते रहते थे, ठीक है, चलाते आ रहे थे। यह देखकर बंगाल में राजा राम मोहन राय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, राजा राम मोहन राय उपनिषद और वेदांत का ब्रह्म ज्ञान लेकर उनका प्रचार करने खड़े हुए। नूतन शिक्षा के प्रभाव से पढ़े लिखे लोगों में बहुत से मन में मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, जाति पात, छुआछूत आदि के प्रति अश्रद्धा हो रही थी। अतः राजा राम मोहन राय ने इन पात्रों को अलग करके शुद्ध ब्रह्मोपासना का प्रवर्तन करने के लिए ब्रह्म समाज की नींव डाली। तो आप सभी को पता है राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्म समाज के प्रवर्तक हैं, ठीक है। आगे देखिए, संवत 1872 में उन्होंने वेदांत सूत्रों का भाष्य का हिंदी अनुवाद करके प्रकाशित कराया था, ठीक है। वेदांत सूत्रों का जो है भाष्य, वेदांत सूत्रों का भाष्य, इसका जो है हिंदी में अनुवाद करके इन्होंने प्रकाशित कराया था राजा राम मोहन राय ने। उसके बाद जो है संवत 1886 में जो इन्होंने बंगदूत नाम का संवाद पत्र भी हिंदी में निकाला था। बंगदूत पत्र किसने निकाला था? राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। फिर राजा साहब की भाषा में एक आध जगह कुछ बंगलापन जरूर मिलता है, पर उसका रूप अधिकांश वही है जो शास्त्रज्ञ विद्वानों के व्यवहार में आता है।
अब यहाँ पे देखिए, कई नगरों में जिनमें कलकत्ता मुख्य था, अब छापे खाने हो गए थे। बंगाल के कुछ अंग्रेज के कुछ बंगाल के पत्र भी निकलने लगे थे, जिनके पढ़ने वाले भी हो गए थे। इस परिस्थिति में पंडित जुगल किशोर ने कानपुर के रहने वाले, जुगल किशोर जो है कानपुर के रहने वाले थे। संवत 1883 में जो है इन्होंने एक पत्रिका निकाली, उदंत मार्तंड, है ना। 1826 ईस्वी में आप जाएंगे तो 1826 आएगा, है ना, नामक जो इन्होंने पत्रिका निकाला। ठीक है, इसे जो है हिंदी का पहला समाचार पत्र समझना चाहिए, आप लोग को पता होगा ये बात। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए। यह पत्र एक ही वर्ष जो है चलकर सहायता के अभाव से जो है यह पत्र जो है बंद कर दिया गया। खड़ी बोली का मध्य देशी भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, दफ्तरों की भाषा फारसी रहने तो दी गई। ठीक है, उस समय दफ्तरों की भाषा जो है फारसी तो रहने दी गई, पर भाषा और लिपि से जनता से जो है अपरिचित रहने के कारण लोगों में जो कठिनाइयाँ होती थी, उसे कुछ दूर करने के लिए संवत 1860 में एक नए धर्म कानून जारी होने पर जो है कंपनी सरकार की ओर से आज्ञा निकाली गई। ठीक है, दफ्तरों की भाषा जो फारसी थी, लेकिन जो है कठिनाई होती थी, लिपि न होने के कारण जो है जनता में जो है उस भाषा से अपरिचित थे, तो इसलिए जो है उनको कठिनाई होती थी। फिर जो है क्या हुआ, 1860 में एक नया कानून जारी होने पर कंपनी सरकार की ओर से यह आज्ञा निकाली गई। ठीक है, यहाँ पे देखिए, फारसी के अदालती भाषा होने के कारण जनता को जो कठिनाइयाँ होती थी, उनका अनुभव अधिकाधिक होने लगा था। अतः सरकार ने संवत 1893 में, और ईस्वी देखिए यहाँ पे सन 1866 ईस्वी में इश्तहारनामे, ठीक है, इश्तहारनामे निकाले कि अदालती जो काम है, सब काम जो है देश की प्रचलित भाषाओं में हुआ करें। हमारे संयुक्त प्रदेश के सदर बोर्ड की तरफ से जो इश्तहारनामा हिंदी में निकलता था, उसकी नकल नीचे दी जाती है। ठीक है, तो इश्तहारनामा की जो दिया जाता था उसके बारे में दिया गया है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये छोड़ दीजिए इसको। आगे देखिए, इस इश्तहार से स्पष्ट हो गया कि बोली हिंदी में हो। ठीक है, जो इश्तहारनामा दिया गया ना, कब दिया गया था इश्तहारनामा, तो ध्यान रखिएगा संवत 1893 में। ठीक है, इससे जो है यह स्पष्ट हो जाता है कि अब जो है बोली जो है हिंदी में हो। ठीक है, अक्षर नागरी के स्थान पर फारसी भी हो सकते हैं। ठीक है, खेद की बात यह है कि उचित व्यवस्था चलने न पाई, यह जो है उचित व्यवस्था चलने न पाई। मुसलमानों की ओर से इस बात का घोर प्रयत्न किया गया। प्रयत्न हुआ कि दफ्तरों में हिंदी रहने न पाए, यानी मुसलमानों की तरफ से जो है इनका घोर प्रयत्न हुआ कि दफ्तरों में जो है हिंदी भाषा न रहे, उर्दू चलाई जाए। ठीक है, उर्दू चलाई जाए। उनका चक्र बराबर चलता रहा, यहाँ तक कि एक वर्ष बाद भी, अर्थात संवत 1894 यानी कि सन 1837 ईस्वी में उर्दू हमारे प्रांत की सब दफ्तरों की भाषा कर दी गई। ठीक है, उर्दू जो है कर दी गई। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है गारसा दतासी आते हैं। ठीक है, गारसा दतासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे जो पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। उन्होंने संवत 1896 में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा था। ठीक है, हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किसने लिखा, गारसा दतासी ने। ठीक है, अब ये भी कम नहीं थे, इनके बारे में देखिए क्या लिखते हैं शुक्ल जी, जिनमें उर्दू के कवियों के साथ हिंदी के भी कुछ बहुत प्रसिद्ध कवियों का उल्लेख था इसमें, हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास में। ठीक है, उर्दू के कवियों के साथ जो है कुछ हिंदुस्तान के जो कवि थे, हिंदी के जो कवि थे, उनका भी उल्लेख था। संवत 1909 में 4 दिसंबर सन 1852, ठीक है, 52 में जो है अपने व्याख्यान में उन्होंने उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं का युगपद सत्ता इन शब्दों में स्वीकार की थी। अब ये शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, वहाँ से प्रश्न आएगा नहीं, तो वो महत्वपूर्ण नहीं है। इसी व्याख्यानों से पता लगता है कि उर्दू अदालती भाषा नियत हो जाने पर कुछ दिन सीधी भाषा नागरी अक्षरों में भी कानूनी और सरकारी आज्ञाओं के हिंदी अनुवाद छपते रहे। ठीक है, यानी भाषा जो है फारसी थी, लेकिन जो उस अनुवाद जो है हिंदी में उसका छपता रहा। फिर आगे कहते हैं कि जान पड़ता है कि उर्दू के पक्षपातियों का जोर जब चढ़ा तब उनका छापना एकदम बंद हो गया। जैसा कि अभी अभी कह गए हैं कि राजा शिव प्रसाद और भारतेंदु के समय तक हिंदी उर्दू का झगड़ा जो है चलता रहा। गारसा दतासी ने भी फ्रांस में बैठे बैठे इस झगड़े में योग दिया कि भाई नहीं, उर्दू ही रहे।
ठीक है। ये अरबी फारसी के अभ्यासी और हिंदुस्तानी का उर्दू के अध्यापक थे। ठीक है, ये जो है गारसा दतासी जो थे अरबी फारसी के अभ्यासी और हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। उस समय के अधिकांश और यूरोपियों, ठीक है, यूरोपनों के समान उनका भी मजहबी संस्कार प्रबल था। जहाँ जब हिंदी उर्दू का सवाल उठा तब सर सैयद अहमद खां, जो अंग्रेज़ों से मेल जोल रखने की विद्या में एक ही थे। सर सैयद अहमद खां का नाम जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, हिंदी, ठीक है, हिंदी विरोध में, ये हिंदी के विरोधी थे। ठीक है, हिंदी विरोध और बल लाने के लिए मजहबी, ठीक है, मजहबी नुस्खा भी काम में लाए। अंग्रेजी को सुझाया गया कि हिंदी, ठीक है, अंग्रेज़ों को सुझाया गया कि हिंदी हिंदुओं की ज़बान है जो बुत परस्त, ठीक है, जो बुत परस्त है, और उर्दू मुसलमानों की, जिसके साथ अंग्रेज़ों का मजहबी रिश्ता है। दोनों शामी और पैगंबरी मत के रहने वाले थे। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ से देखेंगे। जिस गारदास्तासी ने संवत 1909 में 9 के आसपास हिंदी और उर्दू दोनों का रहना आवश्यक समझा था और कभी कहा था कि यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा भारी पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार से हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कथन जो है गारसा दतासी का है। ठीक है, यहाँ देखिए, वह गारसा दतासी आगे चलकर मजहबी कट्टरपन की प्रेरणा से सर सैयद अहमद खां की भरपेट तारीफ करके हिंदी के संबंध में फरमाते हैं कि इस युक्त हिंदी की हैसियत से एक बोली डायलेक्ट की सी रह गई है, जो हर गांव में अलग अलग ढंग की बोली जाती है। ठीक है, ये सारे कथन हैं, महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, परंपरा से चली आती हुई देश की भाषा अब विरोध और उर्दू के समर्थन कैसे कैसे भावों की प्रेरणा किया जाता रहा, यह दिखाने के लिए इतना बहुत है। विरोध प्रबल होते हुए भी जैसे देश भर में प्रचलित अक्षरों और वर्णमाला को छोड़ना असंभव था, वैसे ही परंपरा से चले आते हुए हिंदी साहित्य को भी। ठीक है, आगे कहते हैं, अतः अदालती भाषा उर्दू होते हुए भी शिक्षा विधान में देश की असली भाषा हिंदी को भी स्थान देना ही पड़ा। ठीक है, काव्य साहित्य तो प्रचुर परिणाम में भरा पड़ा था, अतः जिस रूप में वह था उसी रूप में उसे लेना पड़ा। गद्य की भाषा को लेकर खींचातान आरंभ हुआ। उसके बाद जो है इसी खींचातान के समय में राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद मैदान में आए। ठीक है, तो यहाँ हुई क्लास समाप्त। ठीक है, हमने जो है प्रकरण 1 ब्रजभाषा और खड़ी बोली का जो है हमने पढ़ लिया। ठीक है, यानी गद्य भाषा का विकास जो है कैसे हुआ वो हमने पढ़ लिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी। तो कमेंट करिएगा क्लास कैसी रही। क्लास थोड़ी लंबी हो गई, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप लोग जो है अच्छे से पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।